नमस्कार आप सभी का। दिस इज स्वयंमंथन सीरीज पार्ट 19। और आप, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने पहले जितने स्वयंमंथन की सीरीज हुई है वो सभी देखी होगी और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। इस स्वयंमंथन सीरीज में हम एक एस्टीम पर्सनालिटी को बुलाते हैं। वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी जो एक्सपीरियंस है और जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या अपनी नॉलेज से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। उसी तरीके की एक एस्टीम पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है, मिस्टर भगवान दास जी मोटानी जी। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी एस्टीम पर्सनालिटी और इतना कुछ उन्होंने अपने अभी तक के लाइफ स्पैन में किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारे में बात करना। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 1968 फ्रॉम मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट रीजनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विच इज जो कि अभी MNIT इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। And it is one of the esteemed college of the India. वो इंजीनियर रह चुके हैं, एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, ही इज एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, एंड ही करेंटली ही इज इन्वॉल्व इन इम्पार्टिंग कंप्यूटर एजुकेशन फॉर द लास्ट 28 ईयर्स। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे भारत का भविष्य बनाने के लिए। वो इस इंपॉर्टेंट काम में जुड़े हुए हैं। उसके अलॉन्ग, इसके साथ साथ वो एक ऑथर भी हैं, ही इज अ राइटर, ही इज अ पोएट एंड नेचर लवर। जो जिसके बारे में आज वो बात हमसे करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ नेचर इन आवर लाइफ, प्रकृति का हमारे जीवन में प्रभाव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर भगवान दास जी मोटानी जी को, और वो आएँ और अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करें, हमें कुछ सिखाएं। और नेक्स्ट जो हमारा मतलब जितना भी समय है अब, वो उनको सुनने में और समझने में व्यतीत होना चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आई थिंक ओवर टू भगवान दास जी। सर आप म्यूटेड हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद रोहित जी। नमस्ते सभी को, मेरा सादर प्रणाम। मुझे नहीं पता कि जितनी प्रशंसा रोहित जी ने की है मैं उसके योग्य भी हूँ, क्योंकि संसार में कई टैलेंटेड, सफल, योग्य, कर्मठ एवं निष्ठावान व्यक्ति हैं जो चुपचाप निस्वार्थ भावना से परोपकारी कार्य करते रहे हैं, और जिनके बारे में जानकर और सुनकर मैं अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझता हूँ। सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि स्मृति एकेडमी के मैनेजमेंट एवं कार्यकर्ताओं को संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनके अथक प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए वो उतनी ही कम है। युवा पीढ़ी की इस मंडली का समाज के लिए कुछ करने का उत्साह देखते ही बनता है। मैं आभारी हूं इन सभी का स्वयं मंथन के मंच पर आमंत्रित कर मुझे अपने विचारों एवं अनुभवों का आप सभी से साझा करने का शुभ अवसर प्रदान किया। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने बाल्यकाल की एक बात आपसे साझा करना चाहूंगा। 8 या 9 वर्ष का था। एक दिन मेरी माताजी ने सिंध प्रांत की एक लोक कथा सुनाई। किसी गांव में एक बहुत बड़े महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा रहते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी उनके पास अपने समस्याओं का समाधान के लिए बड़ी आशा के साथ आया करते थे। किसी गांव की एक महिला अपने बालक की समस्या को लेकर एक दिन उनके यहाँ पहुंची। लंबी कतार में लंबी प्रतीक्षा के बाद उनका नंबर आया। महात्मा जी ने पूछा, हाँ बेटी बताओ क्या समस्या है। महिला ने कहा कि अपने बालक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बालक को अत्यधिक गुड़ खाने की आदत है। हम सभी घर वालों ने और सभी ने समझाया, पर इसकी आदत छूट नहीं रही है। कृपया करके इसका कोई समाधान बताइए। महात्मा जी ने बालक की तरफ देखा, कुछ पल आंखें बंद की, सोचा, फिर कहा, महिला से कहा, ऐसा है, आप मेरे पास 20 दिन के बाद इस बालक को लेके आना, तभी मैं इस समस्या का समाधान बता पाऊंगा।
महिला बालक के साथ महात्मा जी को प्रणाम करके चल निकल पड़ी। मन में बड़ी ही निराशा थी उसको, कि बड़ी आशा लेके वो स्वामी जी के पास आई थी, लेकिन समाधान नहीं मिला। पर उसे विश्वास था कि महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, अवश्य 20 दिन के बाद कोई समाधान बताएंगे। बड़ी उत्सुकता से, बड़े बेचैनी से 20 दिन कटे। निश्चित दिन पर वो बड़े उत्साह और उमंग से फिर महात्मा जी के गांव पहुंची, लंबी लाइन में खड़ी रही, प्रतीक्षा की, नंबर आया। महात्मा जी ने कहा, देखते ही कहा कि तुम्हारी ये बेटी की समस्या है अत्यधिक गुड़ खाने की। महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी को इतने दिनों के पश्चात भी वो समस्या याद है। उसने हाँ कहा, हाँ महात्मा जी यही समस्या है। बालक महात्मा जी ने बालक को अपने पास बड़े प्यार से बुलाया, सर पे हाथ फेरा और बड़े प्यार से उसका नाम पूछा। तब तक बालक बड़ा सहज महसूस करने लगा। महात्मा ने कहा, बेटे गुड़ खाना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक गुड़ खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम तो बहुत अच्छे और होनहार बालक हो, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा कहना अवश्य मानोगे। महात्मा जी के व्यवहार और बातों में कुछ ऐसा जादू था कि वह बालक अचानक ही बोल पड़ा, हाँ महात्मा जी, मैं आपकी बात का आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। और अपनी माँ की तरफ आंखों में ऐसा विश्वास दिलाया था कि माँ को विश्वास हो जाए कि हाँ मैं अवश्य कहना मानूंगा। माता श्री बालक के साथ प्रणाम करके महात्मा जी को निकलने लगी। द्वार पे बाहर निकलने के लिए जब पहुंची तो उसको करके खड़ी हो गई। उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए महात्मा जी से पूछ ही डाला, महात्मा जी यह बात आप 20 दिन पहले भी कह सकते थे बालक से। महात्मा जी मुस्कुराए, बोली, बेटे ऐसी बात है कि जब तुम 20 दिन पहले मेरे पास आई थी तब मेरे को भी अत्यधिक गुड़ खाने की आदत थी, इसलिए मैं उस दिन बालक को नहीं कह पाया, क्योंकि मैं जो काम मैं खुद नहीं करता हूं उसको कैसे मना करूं। और यह 20 दिन का समय मैंने इसलिए लिया कि इस 20 दिन में मैंने अपनी खुद की आदत ठीक की, मैंने भी गुड़ खाना कम किया और अब मुझमें इतना आत्मबल और मनोबल हुआ कि मैं प्रभावशाली ढंग से इस बच्चे को समझा सकता हूँ, कह सकता हूँ। वही मैंने किया और अब मुझे विश्वास है कि ये बालक अवश्य अपनी आदत को छोड़ देगा। माता श्री संतुष्ट हो गई महिला जी और वो अपने बालक के साथ निकल गई। रास्ते में उन्होंने महात्मा जी के बड़पन को नमन किया कि महात्मा जी कितना उन्हें वो है कि अब पहले खुद की आदत ठीक है, फिर उन्होंने हमको बताया। और सच में ही विदिन 8-10 दिन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चे की आदत ठीक हो गई। इस कहानी का सुनाने का प्रयोजन यह है कि आज की चर्चा में मैं जो भी बातें आपसे शेयर करने वाला हूं वह उन सभी का अभ्यास में करता रहा हूं। और इस कहानी से माता श्री ने मुझको यही सीख दी थी कि जब भी तुम्हें किसी को परामर्श देना हो, पहले तो परामर्श तभी दो जब आपसे पूछा जाए, और उसी बात का परामर्श दो जिसपे आप खुद अमल कर चुके हो, खुद इम्प्लीमेंट करके आप रिजल्ट पा चुके हो। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के वर्तमान युग में सूचनाओं का आदान प्रदान इतना सुलभ एवं शीघ्र हो गया है कि संदेशों और भरमार हो गई है। विभिन्न उद्धरण कट एंड पोस्ट की दुनिया में खो जाते हैं। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कितना और क्या क्या पढ़ा जाए। ज्ञान मिलता ही जा रहा है बहुत, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या पढ़ने मात्र से ही समस्या सुलझ जाती है? पढ़ना खुद ही एक बहुत बड़ा कार्य है, और लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होती। प्रकृति के नियम नहीं बदलते। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। उन्हीं को विभिन्न भाषाओं और शब्दों में कहा जाता रहा है, जो वस्तुतः रिमाइंडर सा काम करते हैं या चेतावनी के रूप में फिर एक तरह से परोसे जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम उन
बातों के पर कितना अमल कर पाते हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कौन कितना सफल हो पाता है, वही सफलता की कुंजी है स्वस्थ स्वास्थ्य की। आप भी प्रतिदिन कई कोर्स एक दूसरे से के जो कि एक दूसरे के अनुभव पे होते हैं प्राप्त करते होंगे, पढ़ते भी होंगे, भूल भी जाते होंगे, लेकिन कुछ मानस पटल पर छाए भी रहते हैं। अब वक्त आने पर, समय आने पर कोई पर्टिकुलर कोर्स को आप उपयोग कर लेते हैं, तब तो उसकी सार्थकता होगी, वो सार्थक हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसके भरमार में क्या पढ़ते हैं और क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। आज का विषय है इम्पैक्ट ऑफ नेचर इन लाइफ, प्रकृति का जीवन में प्रभाव। इसके संदर्भ में मैं अपने स्वयं के कोट को आपसे साझा करना चाहूंगा, जिसको मैंने अनुभव के आधार पर कुछ वर्ष पूर्व लिखा था, तथा जिसको प्रतिदिन प्रैक्टिस भी करने की एक आदत सी हो गई है। यह प्रभु की असीम कृपा है जो सदैव मेरे पर रही है। वो कोट इस प्रकार है, द नियरर टू द नेचर द हेल्थियर एंड हैप्पियर वी आर। प्रकृति से मित्रता की गहराई जितनी अधिक, जीवन स्वस्थ एवं सुखी उतना ही अधिक। इस कोट की गूढ़ता में थोड़ा सा हम विचार करें तो हम पाते हैं कि किसी भी परिस्थिति अथवा समय के लिए ये खरी उतरती है। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं, कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम सब ने कभी न कभी, किसी न किसी समय, किसी न किसी रूप में इस तथ्य का को अनुभव भी किया होगा और इसकी आवश्यकता का आभास भी हुआ होगा। लेकिन क्या है, होता यह है कि व्यस्त जीवन में, दिनचर्या में हम मटीरियलिस्टिक गेन्स की प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए कभी न समाप्त होने वाली एक ऐसी दौड़ में तो दौड़ते रहते हैं जिसको हम अंधी रेस है, जिसको हम रैट रेस भी कह सकते हैं। इतना खो जाते हैं या इतना भटक जाते हैं, हम इस तथ्य को अनदेखा करते हुए प्रकृति से दूर, अति दूर और बहुत दूर निकल आते हैं। न तो हमारे पास इतना शांत से सोचने का समय ही होता है और न ही धैर्य। बस होड़ में भागते ही जाओ, भागो। भूल जाते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है एवं ईश्वर ही प्रकृति है। एक सफलता के हाथ लग गई, गर्वित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम हैं, संसार में बस हम ही हैं जो कुछ है। सातवें आसमान पर चढ़ के फूला नहीं समाते। सफलताओं को प्यार व नम्र भाव से समेटकर या सहेज कर रखना भी नहीं आता। प्रभु के प्रति कृतज्ञ भावना व आभार करना तो बहुत दूर की बात है। केवल अपने अहम को स्थापित करने के लक्ष्य में प्रकृति से खिलवाड़ ही करते रहते हैं। मनुष्य है जो सदैव प्रकृति के ऊपर ही विजय प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। इतिहास को तुम बाद में टटोलें, संसार की वर्तमान दिशा को देखिए, स्थिति देखिए, क्या पाते हैं? भययुक्त वातावरण, सहमे लोग, एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए, शंका की दृष्टि से आंखें चुराते हुए, मुस्कुराहट और हंसी विहीन ढके ढके चेहरे इसका एक सजीव उदाहरण है। प्रकृति भी क्या करे, मानव की नादानी समझ रही है, सदैव मुस्कुराती रहती है, अपने स्नेह और निर्मल प्रेम से भरपूर छाया बिखेरती हुई मित्रता का हाथ बढ़ाती, आमंत्रित करती रहती है। लेकिन मानव है जो दम्भ के नशे में न केवल उससे दूर भागता रहता है, बल्कि उसका अनादर भी करता रहता है। प्रकृति फिर भी पग उसे क्षमा करती रहती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, वस्तुतः कब तक? अहम की जंजीर में मानव अपने आप को इतना जकड़े रहता है कि अच्छे बुरे के अंतर करने की क्षमता ही खो देता है। कभी स्वयं को ईश्वर को समर्पित करने की भावना तो जगा ही नहीं पाता। परिणाम प्रकृति से परे और परे होता चला जाता है। प्रकृति और मानव का पारस्परिक गहरा संबंध है। शांत चित्त से विचार कीजिए, क्या मनुष्य प्रकृति के बिना जी सकता है? प्रकृति, कुछ लोग उसे माँ कहते हैं, कुछ मित्र,
कुछ गुरु तथा कुछ ईश्वर। कोई भी संज्ञा दे दीजिए, प्रश्न उठता है कि प्रकृति के बिना मानव का क्या अस्तित्व है। मनुष्य की जो भी उपलब्धियां रही हैं वह सभी उसने प्रकृति से सीखकर ही प्राप्त की। प्रकृति की छत्र छाया में रहकर ही कई कवियों ने एक से एक सुंदर कविताओं को रचित किया। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार कर डाले। न्यूटन का एग्जाम्पल सभी को बहुत कॉमन है, सबको मालूम है, पेड़ के नीचे बैठे थे, क्या हुआ। सामान्य मनुष्य प्रकृति के अनेक गुणों की जानकारी प्राप्त करके तथा उसका आचरण कर अपनी जीवन शैली में पॉजिटिविटी क्रिएट करता रहा है। प्रकृति के हमें प्रकृति से बहुत सीख भी मिलती है। कुछ उदाहरणों द्वारा इन महत्वपूर्ण तत्वों को समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला है, फलों से लदे लेकिन नीचे झुके हुए वृक्ष क्या शिक्षा देते हैं। हमें उनसे ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कितने ही जीवन में सफल हो जाएं, ख्याति प्राप्त कर ले, संपन्नता प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी क्या हम अपने आप को विनम्र, शालीन तथा जमीन से जुड़े रहते हैं या केवल घमंड ही करते रहते हैं। क्या हम घमंड से दूर रह पाते हैं, ये हमें प्रकृति सिखाती है। उसकी सीख मिलती है कि प्रकृति अपनी वस्तुओं का उपभोग स्वयं नहीं करती है। सभी को मालूम है, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, पेड़ छाया दूसरों को देते हैं, पुष्प अपनी सुगंध पूरे वातावरण में बिखेर देते हैं। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी मैंने, शायद आप दोनों ने भी पढ़ी, द गिविंग ट्री। मैं फिर से उस कहानी को यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके इंटरेस्ट के लिए। एक बालक था, बचपन में वो जंगल में जाता था, वहां पे बहुत हरियाली देखकर बड़ा प्रसन्न होता था, बहुत खुश होता था, बहुत सारे पेड़ होते थे। एक पेड़ उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वह बच्चा उस पेड़ के नीचे जाके बैठता था, खेलता था, पेड़ से बातें करता था, पेड़ पर चढ़ता था, पेड़ की डालियों पर झूलता था और पेड़ के फल खाता था। दोनों पेड़ और बालक में अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों खुश थे। कुछ समय बीता, बच्चा बड़ा हो गया। अब वो अपने बाल मित्रों के साथ जंगल में आता, पेड़ के फल खाता, लेकिन पेड़ से बात नहीं कर पाता क्योंकि वो बच्चों के साथ खेलता रहता और फिर वापस चला जाता। पेड़ थोड़ा उदास होता था, लेकिन फिर भी अपने मित्र की खुशी देखकर वो सदैव कुछ न कुछ उसको देता ही था और खुश रहता था। समय बीता गया, बालक अब युवक हो गया। अब वो पेड़ से मिलने बहुत कम आ पाता था। पेड़ उदास उस बालक मित्र की प्रतीक्षा करता रहता था। फिर एक बार युवक अपनी युवती मित्र को लेकर साथ आया और दोनों ने खूब फल खाए, बातें की आपस में, पेड़ की छाया में बैठे और जैसा प्रेमी लोग करते हैं, पेड़ पे दोनों ने अपना नाम कुरेद के लिखा। पेड़ को थोड़ी पीड़ा भी हुई, लेकिन वो कराया नहीं। उसने अपने मित्र की खुशी के लिए चुप रहा, कुछ न बोला, लेकिन मन में उदास था कि मेरे से बात नहीं हुई। कई वर्ष बीत गए, युवक का विवाह हो गया, बच्चे हो गए। एक बार वो फिर जंगल में पेड़ से मिलने आया, लेकिन अब की वो उदास था। पेड़ ने पूछा, क्या बात है, उदासी का कारण क्या है? पेड़ युवक ने कहा, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। पेड़ ने कहा, मित्र मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे सारे फल तोड़ के ले जाओ, उनको बेच देना और उसके पैसे कमा लेना। युवक बड़ा खुश हुआ, पेड़ से बोला, आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। सारे फल तोड़ के ले गया, बेचे और कमा लिया। लेकिन फिर भी वो पेड़ के पास नहीं आ पाता था। कई वर्ष बीत गए। अब की बार वो फिर दुखी होकर पेड़ के पास पहुंचा और बोला, मुझे एक घर चाहिए। पेड़ ने कहा, मैं घर, मेरे पास घर तो नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरी सभी शाखाओं को तोड़ के ले जाओ और एक अच्छा सा घर बना के खुशी से, प्रसन्नता से रहो। पेड़ ने इस बार भी कुछ न कुछ दिया उसको। युवक खुश हो गया, उसने वैसा ही किया, घर बनाया, सुखी होकर रहने लगा। फिर कई साल बीत गए।
पेड़ जो है अपनी मित्र की प्रतीक्षा करता रहता था। एक बार वो फिर आया और बोला, फिर एक कोई प्रॉब्लम लेके आया। पेड़ ने पूछा अब क्या बात है? उसने कहा मुझे नदी के पार व्यापार करने के लिए जाना है, अब नदी कैसे पार करूं? पेड़ ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम मेरा तना काट के ले जाओ और इससे एक नाव बनाओ और तुम नदी पार करके अपना आराम से व्यापार करो। बालक को युवक फिर खुश हो गया, वैसा ही किया। फिर कई वर्ष बीत गए। अब वो युवक बूढ़ा हो चला था। फिर एक बार वो पेड़ के पास पहुंचा, बहुत दुखी हालत में, अकेला रह गया था। उसने जाके पेड़ से अपनी आप बीती सुनाई। पेड़ ने कहा अब तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़ा बोला उससे कुछ नहीं लेना, केवल वो पेड़ के पास बैठकर आराम से बातें करने आया। पेड़ बड़ा ही खुश हुआ। उसने कहा मित्र तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और आराम से बात करो। तो देखिए ये पेड़ का बलिदान, सदैव कुछ देता ही रहा, लिया कुछ नहीं। हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाते हैं? अवश्य सभी कुछ न कुछ तो करते ही होंगे। और अधिक करें तो और अधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। बताइए, होगी ना? आगे बढ़ते हैं। पेड़ से और क्या सीख मिलती है? पतझड़ का अंत, इसका मतलब अंत नहीं है। इस सीख को जीवन में अपनाने के पश्चात जो भी व्यक्ति इस सीख को अपना लेता है वह जीवन में असफलता से डरता नहीं है। विचलित हुए बिना साहस जुटाकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता ही जाता है। आपने ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा। इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण है जिससे हमें सीख मिलती है कि अंधियारी रात के बाद एक नई भोर का आना निश्चित ही है। निराश होने की सीख, इससे निराश होने की सीख मिलती है, आप निराश न हो। आंधी में ज्योत जगाने का संदेश यहीं से मिलता है। आशावादी बनिए और आगे बढ़ते रहिए। इस तरह की कई सीख हमें अनजाने में प्रकृति से पाते रहते हैं, केवल ध्यान देकर अपनाने वाली बात। प्रकृति विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का एक बहुमूल्य स्रोत है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कैसे हम उसका उपभोग करते हैं, उसको सहेज कर रखते हैं, यह सब हम ही पर निर्भर है। वृक्ष लगाना मनुष्य के लिए अत्यंत परोपकारी कहा जाता है। कितनों ने अब तक कितने पेड़ लगाए, आप स्वयं से पूछ कर देखिए, क्या उत्तर मिलता है? पर्यावरण एक ऐसी शक्ति है जो तनाव को घटा भी सकती है व बढ़ा भी सकती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। किसी भी क्षण हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं हमारी मनोदशा को परिवर्तित करता रहता है। इसके साथ ही हमारी जो नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इन सबको भी प्रभावित करता है। मनुष्य किसी भी आयु, वर्ग अथवा संस्कृति से संबंधित हो, यह पाया गया है कि तनाव की स्थिति में वो क्या करता है, वो सीधा प्रकृति की शरण में ही जाकर उसको चैन मिलती है, आराम मिलता है। आइए जाने किस प्रकार से प्रकृति ऐसी दिशा में मनुष्य की सहायता करती है। पहला है कि मनुष्य, प्रकृति स्वस्थ करती है मनुष्य को। नेचर हील्स। कल्पना कीजिए आप प्रकृति में खोए हैं अथवा प्राकृतिक दृश्यों को निहार रहे हैं। वह क्रिया आपके क्रोध, भय तथा तनाव को कम करती है। आपके अंतः स्थल में प्रसन्न भावना को जन्म दे रही होती है। प्रकृति के संपर्क में न केवल आप भावात्मक रूप से अच्छा अनुभव करते हैं, अपितु वह आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, मसल्स टेंशन, स्ट्रेस हार्मोन्स के उत्पादन को नियंत्रित करते हुए शारीरिक स्वस्थता की भी देखभाल करता है। अस्पतालों, कार्यालयों और स्कूलों में एक शोध के अनुसार यह पाया गया कि कमरे में एक पौधे की उपस्थिति भी है तो वह तनाव और उत्सुकता पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। इस संबंध में मैं एक अपना खुद का अनुभव बताऊंगा जो मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखा और रिजल्ट पाया। मेरे 2 बच्चे हैं, जब वे छोटे थे उनका स्टडी रूम मैंने अलग कर रखा था। उस कमरे में
एक दीवार में खिड़कियां ही खिड़कियां हैं और उस फर्स्ट स्टोरी पे है। तो उससे जो है सामने का जो व्यू है वो एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें बरगद और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली हरियाली नजर आती है। और एक दूसरा सेटिंग था जो जिसमें फेस जो है एक दीवार की तरफ है और पीस जो है खिड़की की तरफ है। तो ये पाया मैंने, ये देखा कुछ वर्षों तक वो उस पोस्टर में बैठते थे घर की तरफ मुंह करके, कुछ समय इधर। तो जब उनका मुख पार्क की तरफ हरियाली की तरफ था उस समय उनका उन वर्षों में मैंने देखा उनका परफॉर्मेंस अधिक अच्छा था बजाय कि जब वो दूसरी तरफ गए। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति आराम पहुंचाती है तो हम कह सकते हैं कि सांत्वना देती है। नेचर कंफर्ट्स। प्रकृति पीड़ा सहने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। आपने इसको महसूस किया होगा। इसका कारण यह है कि मानव शरीर का जो जेनेटिकली प्रोग्राम होता हुआ है, आप स्वयं यह अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य पेड़ पौधे जल वायु अथवा अन्य प्राकृतिक तत्वों में अधिक जब होते हैं तो अधिक तल्लीन तथा मगन रहता है। उससे प्राकृतिक दृश्यों में और प्राकृतिक तत्वों से अधिक आनंदित और सुख मिलता है। प्राकृतिक दृश्य उसे पीड़ा से विमुक्त होने में सहायक होते हैं। किसी अस्पताल में एक शोध किया गया और उससे कुछ निष्कर्ष निकाला गया। क्या किया उन्होंने? एक प्रयोग किया। कुछ सर्जरी के लिए पेशेंट्स थे, उन्होंने आधे पेशेंट्स को एक ऐसे कमरे में रखा जिसकी वॉल पर एक वृक्ष का दृश्य था और दूसरे कक्ष में कोई पोस्टर नहीं था, दीवार की समतल, उनका फेस उधर की तरफ था। तो जब सर्जरी हुई तो ये पाया गया कि जो वृक्ष वाले दृश्य की तरफ देखे थे उनको पीड़ा सहने में कम कठिनाई हुई, आराम, उनको सहायता मिली, उनका जो उनमें निगेटिविटी भी जनरेट नहीं हुई तथा वो हॉस्पिटल में कुछ ही दिन रहने के बाद डिस्चार्ज हो गए एज कम्पेयर टू अदर दूसरे रोगियों की संख्या। जिस चिकित्सक ने यह शोध किया उसके साथ जो है उसने ये रिजल्ट बताया और ये बताया कि प्रकृति का ये असर पड़ता है। प्रकृति पूर्वावस्था, इस यहीं पे मैं आपको एक और भी अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, क्लासरूम्स हैं। एक क्लासरूम में ऐसा है कि वो दीवार की तरफ तो बोर्ड है और बाकी जो है कवर्ड है, यानी कोई भी बाहर का सीन नजर नहीं आएगा, एकदम आपका क्लोज मान लीजिए। तो एक क्लास जैसे वहां विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कई दिनों तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया। और एक क्लासरूम दूसरा है जिसमें साइड में फेस तो टुवर्ड्स वॉल है और राइट साइड पे उनके खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, जिससे कि जो बाहर मेरा छोटा सा लॉन है उसमें वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ पौधे पुष्प लगे हुए हैं, वो दिखाई देते हैं। फेस उनका दूसरी तरफ है लेकिन साइड में उनकी नजर पड़ सकती है। तो जब मैंने उनसे कई महीनों के बाद फीडबैक किया तो विद्यार्थी बोले कि जिस कक्ष में हमारे पास बाहर की तरफ सीन्स दिखाई देते हैं हमें वहां ज्यादा अच्छा लगता है बैठ के पढ़ने। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति पूर्वावस्था प्राप्त करने में सहायक होती है। अब मान लीजिए कि आप तनावग्रस्त हैं, उत्सुकता है, निराशा है, डिप्रेशन में है, क्या होगा? आप दवाइयां खाते रहेंगे, ठीक है, वो तो चल ही रही है, लेकिन आप प्रकृति का थोड़ा सा अनुभव लीजिए। आप प्रकृति में की घनिष्ठता में समय व्यतीत कीजिए, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लीजिए और प्रकृति की छटा में बैठ हो जाइए। प्रातः काल उदित होते हुए सूर्य की लालिमा में खो जाइए। ऐसे आप लोग में कितने लोग हैं जिन्होंने सूर्य की लालिमा डेली देखते हैं, या महीनों में नंबर आता है या सालों नंबर नहीं आता? सोचिए। शीतल पवन के झोंकों का आनंद देते हुए नाचती पत्तियों को, नभ में उड़ते पक्षियों की ओर निहारिए। समय निकालकर रात्रि में आकाश की ओर टकटकी लगाओगे, टिमटिमाते तारों पर और मुस्कुराते चंद्रमा को देखिए। प्रकृति ऐसे असंख्य मनमोहक दृश्यों से भरी पड़ी है जो आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। और फिर देखिए प्रकृति का चमत्कार एवं आपके ऊपर प्रभाव। अपनी मनोदिशा में आपने
परिवर्तन को ध्यान, जो परिवर्तन हो रहा है उसकी समीक्षा कीजिए, क्या पाते हैं? एक अद्भुत अविश्वसनीय पॉजिटिविटी से उत्पुत आपकी अंतरात्मा। एक शोध के अनुसार पता चला प्रकृति के साथ व्यतीत किया हुआ समय का सीधा संबंध मनुष्य के स्वस्थ मानसिकता, मनोदशा एवं आंतरिक ऊर्जा से है। यही नहीं, प्रकृति से मित्रता अथवा घनिष्ठता किसी भी कार्य पर ध्यान लगन होने की योग्यता को बढ़ाता है। इसी के उपलक्ष्य में आप वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स का। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति परस्पर संपर्क स्थापित करने में सहायक होती है। आप कई बार प्राकृतिक स्थलों, उद्यानों, पर्यटक स्थलों या ऐसे कई स्थानों पर गए होंगे, नए नए पर्यटकों से परिचय प्राप्त किया होगा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, बहुत आश्चर्य हुआ होगा तब आपको कि कोई पुराने पिछले सालों के मित्र अचानक वो भी उसी स्पॉट पे आए जहां आप गए हुए थे। अब आप सोचिए कैसा लगा होगा आपको, मन प्रफुल्लित बाग हो गया होगा ऐसे अवसरों पर। क्या आपने प्रकृति को ऐसे संपर्कों के लिए धन्यवाद देने का कष्ट किया? ऐसे अनगिनत उदाहरण आप स्वयं अपने जीवन में पा सकते हैं, जिसका सुखद अनुभव आपको बार बार रोमांचित कर देता रहेगा और आप में एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। प्रकृति ऐसे कई चमत्कारों का, ऐसी कई चीजों का बहुमूल्य पिटारा है। अब मैं स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने के लिए दिनचर्या के बारे में कुछ आपसे कहना चाहूंगा जो हमें प्रकृति की निकटता भी प्रदान करती है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम एक पंक्ति याद दिलाना चाहता हूँ जो बचपन में मैंने पढ़ी थी। आप सभी ने भी पढ़ी होगी, मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बहुत पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और जहाँ इम्प्लीमेंट करने का नंबर आता है पीछे रह जाए जिसका। लेकिन ऐसा है कि इसका पालन बचपन से मैं अभी तक करता आ रहा हूँ और प्रभु की कृपा का आनंद उठाता रहा हूँ। मैं प्राय 4 बजे उठ जाता हूँ, सोने का समय 9 और 10 के बीच। अब आगे क्या है? प्रातः उठकर कुछ समय आप ईश्वर के साथ व्यतीत कीजिए, उनसे बातें कीजिए। एक नई भोर का दर्शन होने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर कहता है कि सारा दिन तो व्यस्त रहते हो, मेरे से बात ही नहीं करते, फिर कहते रहते हो ईश्वर मेरी सुनता ही नहीं है। आप लोग बताइए क्या ये सही है? जब मुसीबत आती है तो भागे भागे हम प्रभु के शरण में जाते हैं, है ना स्वार्थी हम। प्रतिदिन ईश्वर से बात कीजिए। पूरे 24 घंटे में यही समय मेरा सबसे अच्छा होता है, जिसमें मुझे को करीब आधा घंटा लगता है। खूब बातें होती हैं। तत्पश्चात एक या उससे अधिक अपनी क्षमता के अनुसार गुनगुना पानी पीजिए, जिसमें 1 गिलास नींबू का रस भी निचोड़ लीजिए। मेरी आदत 5 से 6 गिलास उस समय पानी पीने की होती है, रही है, सालों से है। अब आप फ्रेश हो जाइए, खुले में जाइए योग करने के लिए। अपनी क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार साथ में प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लीजिए। मुझे 55 वर्ष हो गए हैं प्रतिदिन करते, 1.5 घंटा लगता है। विपरीत परिस्थितियों में भी कम से कम 1 घंटा। इसके बाद प्रातः सैर का समय आता है। किसी भी खुले मैदान में या पार्क में चले जाइए, जो भी आपके पास घर के पास उपलब्ध है, और कम से कम 20 मिनट आप कूल माइंड से सैर कीजिए। मेरे को 45 से 1 घंटा लगता है। इस कार्यक्रम के पश्चात अब आप अपना घर एवं कार्यस्थल में कार्यरत हो जाइए। संध्या का काल में समय अनुसार जैसा आपको समय मिले कुछ हल्का योग कर सके तो बहुत अच्छा है। कुछ मिनट निकालकर प्रकृति के छटा का आनंद लीजिए, प्रयत्न कीजिए। कभी आपने सूर्यास्त के समय क्षितिज में आकाश और धरती के मिलन का मधुर
रमणीय दृश्य देखा है? कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, बताइए। बहुत अच्छा लगता है। सारा आप टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। प्रयत्न कीजिए कि रात का भोजन सूर्यास्त अथवा जितनी जल्दी हो सके समाप्त कीजिए और उसके बाद बाहर कम से कम 20 मिनट की सैर करके आइए। देखिए आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। सोने से पहले एक और काम होता है। जब आप बिस्तर में सोने पे जाएं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपका दिन सुखद बीता, तथा चिंतन कीजिए मन में आज आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे किसी को दुख पहुंचा हो, किसी का नुकसान हुआ हो। आपको याद आता है, प्रभु से क्षमा मांगिए और प्रभु से कहिए कि आपको ऐसी शक्ति दे कि फिर वो भूल रिपीट ना हो नेक्स्ट डे या और फ्यूचर में। और उसके बाद आप सोएंगे तो आपको बहुत चैन की नींद आएगी, शांत मन से। इसके अलावा यदि आपको बागवानी में रुचि है तो वो सोने में सुहागा, प्रकृति के साथ और समय व्यतीत करने का सुनहरा अवसर मिलता है। मेरी तो ये बचपन से प्रिय हॉबी रही है। लगभग आधा घंटा तो प्रातः प्रतिदिन एवं समय अनुसार 2 से 3 घंटे भी कम पड़ते हैं। बड़ा आनंद आता है। 2 वर्ष पहले की बात है, बेटे के पास अमेरिका जाना हुआ। ये लोग कुछ माह पूर्व ही एक मकान में शिफ्ट हुए थे जो उससे पहले लगभग 1 वर्ष से बंद पड़ा था। बड़ा सा मकान जिसमें लगभग आधा एकड़ खुला स्थान बाग बगीचे के लिए उन्होंने काफी सफाई करवा के तथा स्वयं करके रहने लायक बना दिया था। फिर भी अभी बहुत काम बाकी था। केवल वीकेंड पर ही बेटे को समय मिल पाता था, जिसमें घर के और भी बहुत से काम होते थे और वहां पर सारे काम स्वयं ही करने पड़ते हैं क्योंकि बाहर से करवाना अत्यधिक महंगा होता है। मेरे पास वह समय ही समय था, कैसे सदुपयोग किया जाए। देखा बागवानी के सारे टूल्स जैसे रेक और हैंड ट्रॉवल होता है, डिगिंग शॉवल होता है, गार्डनिंग ग्लव्स और राइड अलोंग लॉन मूवर होता है जिससे आप घास काटें, सभी घर पे उपलब्ध थे। फिर क्या था, बेटे ने मना भी किया पर वो जानता था कि पिताजी जो है खाली बैठने वालों में नहीं है। प्रतिदिन लगभग 5 घंटे जुटकर धीरे धीरे सारा कार्य पूरा किया। कुछ क्यारों में मल्च भी स्प्रे की। 2 महीने लगे इतने को सुधारने में और सुंदर बनाने में। सारा कार्य पूरा किया। इसके बाद कुछ ही महीने बाद जब मैं वापस आ गया, कुछ महीने बाद बेटे ने बताया कि अब उनको किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट करना है। बोला कि आपकी मेहनत दूसरों के काम आएगी। मैंने कहा अच्छी बात है, जो भी दूसरा मकान लेकर उसमें रहेगा उसको अच्छा लगेगा। फिर मैंने पिछले कुछ वर्षों की एक बात बताई। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, तब इधर सब घर के थोड़ा सा आगे सब मैदान खेत हुआ करते थे। रास्ते में देखा कि वृद्ध जो है अपने घर के पास मार्ग से थोड़ा सा अंदर की तरफ एक पेड़ लगा था। एक नवयुवक भी वहीं से गुजर रहा था। उसने उस वृद्ध से पूछा, बाबा आप ये किसका पेड़ लगा रहे हैं? बाबा ने जवाब दिया, आम का पेड़। नवयुवक मन ही मन मुस्कुराया। मैं थोड़ा दूर से देख रहा था, वार्तालाप सुन रहा था। मुस्कुराया और पूछा थोड़ा सा सरकास्टिक वे में उसने ऐसे पूछा, बाबा आप पेड़ तो लगा रहे हैं, आपको लगता है कि क्या इस पेड़ के फल आप खा पाएंगे? बाबा ने बड़े ही मुस्कुराते हुए सहज भाव से उत्तर दिया, बेटे मैंने नहीं खाया तो क्या हुआ, तुम तो खा पाओगे, तुम्हारी पीढ़ी के लोग खा पाएंगे। मैंने जो जीवन में फल खाए वह मेरे पिछली पीढ़ी के लोगों ने लगाए थे, इसमें क्या बात है। नवयुवक को बड़ी आत्मग्लानि हुई अपने प्रश्न पूछने का। चर्चा का निष्कर्ष यह है कि स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन के लिए हमें प्रत्येक दिशा में प्रकृति से मित्रता तो बढ़ानी ही होगी
और यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ न हो। नहीं तो क्या होगा, प्रकृति जब अपना तांडव दिखाएगी तो उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। प्रकृति को हम संभाल कर सहेज कर रखें, जितना उसका उपभोग करना है उतना करें, और नया नया सृजन भी करते रहे, नए नए पेड़ लगाते रहे। यही प्रकृति से मित्रता का सही दोस्ती हुई। यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू भगवान दास जी, आपने जो अभी इतना समझाया है और इतना अच्छा आपने सब कुछ बताया प्रकृति के बारे में। और सबसे अच्छी बात मुझे ये जो लगी कि आपने अपने जीवन को एक नियम के साथ बांध दिया कि आप बता रहे थे कि आप लास्ट 30 सालों से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो प्रकृति को रेस्पेक्ट करते हैं इतना जितना आपने बताया। और वो आपके वाक्यों में आप जिस तरीके से समझा रहे हैं उसमें साफ झलक रहा है। मेरे एक दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि सर, क्योंकि मैं भी एक नेचर लवर हूँ, थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा वो होता है अलग मुश्किल, लेकिन हाँ नेचर लवर हूँ। इंडिया में मैं देखता हूँ सर, नदियों को हम सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी नदियाँ हैं। मतलब अगर हम दिल्ली एनसीआर की भी बात करें तो अभी हम नोएडा से जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बीच में यमुना आती है सर। आती है। तो वहाँ पे सर मैं मतलब अभी तो हम लोग ऑफिस नहीं, मतलब ज़्यादातर घर से काम करते हैं, कभी कभी ऑफिस जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि रोज में किसी न किसी को वहाँ पर फूल फेंकते हुए, और इतनी गंदी नदियाँ मतलब हमने बना रखी है, जबकि हम नदियों को माता मानते हैं, उनको इतना तवज्जो देते हैं, इतना रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम नेचर से इतना लव अफेक्ट, मतलब इतना क्या कह सकते हैं, इतना रेस्पेक्ट नहीं करते नेचर को। और उसका क्या रीजन है सर? यही तो मानव की यही तो सोच है कि वो सोचता नहीं है, खाली अपने स्वार्थ की बातें सोचता है। उसे ये मतलब ही नहीं कि क्या। अभी मैं बहुत रिसेंटली 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैं बाहर गार्डनिंग कर रहा था, एक्चुअली 7-8 महीने से मैं बाहर था, तो आया था तो बड़ी हालत खराब थी, काफी हो गए थे, पेड़ पौधे बड़े हो गए थे, तो सफाई कर रहा था और सब कटिंग वटिंग कर रहा था। एक सज्जन जी जो अक्सर मेरे से मिलते हैं निकल रहे थे, वो देख रहे थे कि आप बड़े परिश्रम में। कहा ये तो बोली तो रोज का काम है। मैंने कहा रोज का काम है, अच्छा लगता है, और सफाई तो होनी चाहिए। बोली इस लाइन में सबने जो है पक्का करा लिया है, आप भी इसको पक्का करा ली तो ये सब छुटकारा मिल जाएगा इससे। मैंने कहा बस यही तो हम लोगों की सोच गड़बड़ हो जाती है। आप पेड़ पौधे और नहीं होंगे तो आपको कहाँ से हवा पानी मिलेगा। अभी वो 6 महीने कोरोना से इनके पॉजिटिव था, उसके बाद भी देखिए सोच नहीं बदली कि हम प्रकृति को आगे और बढ़ाएं, पेड़ लगाएं, पौधे हैं। तो यही हर एक जगह पर आप जाते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, नदी आई, सब कूड़ा फेंकते गए, या नहा रहे हैं या। तो ये हम लोग जब तक हम लोग खुद नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट पे कितना निर्भर करेंगे। गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है, फिर भी वैसे का वैसे होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं, अपने आपको डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अभी भी देखिए सफाई अभियान चल रहा है, फिर भी जो है लोग, मैं देखता हूँ कि कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं। क्यों? तो ये कौन बदलेगा? हमें स्वयं को खुद ही बदलना पड़ेगा, और साथ में जो भी लोग हैं उनको भी हम यही करें, समझाएं। नहीं समझते, मैं जानता हूँ, फिर भी ठीक है आप मत कीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, सब कूड़ा फेंक दिया, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, उनके सामने उठा के मैं उसको कूड़ेदान में डालता हूँ। 1 दिन 2 दिन, कभी तो शर्म आएगी। तो इस तरह से उनको हम उस लाइन पे लाएंगे कि वो 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, फिर खुद ही शर्म आ जाएगी कि इतने आदमी जो है इतना मेहनत कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, तो हमको भी। तो वो है ना कि एक्शन स्पीक मोर देन द वर्ड्स, वो वाली बात है। तो आप एक्शन कीजिए, ये मत सोचिए कि कोई दूसरा क्या कर रहा है। अब सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम योगदान देंगे तो सारे लोग सुधर जाएंगे। शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। एक मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आसपास को ठीक कीजिए, तो आपको देखकर जरूर प्रभाव पड़ेगा आसपास के लोगों को। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन होगा, पक्का होता है, मैंने देखा। नहीं, बहुत आपने इंस्पायरिंग बात बताई है।
और क्योंकि देखिए, आप आज के ज़माने में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो, मुझे ऐसा लगता है कि जो बोलते हैं वही वो करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कितना इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही है चारों तरफ। सो बहुत 90% लोग वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे कि बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। तो आप करते हैं, और आपके बातों में और आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिंपल जीवन और जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को डायरेक्शन दिया है, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है सर। इससे जुड़ा हुआ मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर, हाँ कि आपने बोला कि वो बात मुझे बहुत, मैं जब आपकी बात सुन रहा था तो वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आपने बोला कि जब भी आपसे कोई सुझाव मांगा जाए तभी आप बताएं, पहला। हाँ और दूसरा, अगर आपने उसको किया हो तभी हाँ, बताएं। तभी सर लेकिन आज आपको तो पता है, अभी जैसे अभी ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, अभी आप भी, अभी इतना सारा सेशन हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। 40 से 50% ये बात निकल के आ रही है सामने की, लोग बताने में बहुत महसूस करते हैं, अच्छा मतलब वो बताना, हर चीज बताना चाहते हैं, लेकिन करने में बहुत कम लोग विश्वास रखते हैं। ये जो गैप है कि बताना सबको अच्छा लगता है। आज अब मैं मतलब आप किसी से के पास भी चले जाइए, अगर आपने उसको 2 प्रॉब्लम बता दी तो आपको 10 सॉल्यूशन बता देगा, लेकिन वो खुद नहीं करता। 7 से 8 चीजें भी इंप्लीमेंट नहीं करते होंगे, राइट। जैसे हेल्थ को ही लेके देख सकते हैं, इंडिया में इतनी हेल्थ को लेकर बात होती है तो भी हम 60-70% हमारे यहाँ ओबीज है, या हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, जबकि हर घर में हेल्थ की बात होती है। तो सर ये गैप क्यों, इतना गैप क्यों है, और इस गैप को दूर करने के लिए आपने क्या किया, क्योंकि आप तो बिल्कुल जो बोलते हैं वही कर रहे हैं, और तो मेरे को ये तो रीजन क्या है? हाँ, मेरे को तो बचपन में माता पिता ने ऐसी सीख दी कि आप तभी परामर्श दोगे जब आपसे कोई पूछे, नहीं तो उसकी कोई कदर नहीं है। तो वो मैंने बांट बांट दी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, चुपचाप काम करता रहता हूँ। जब कोई मेरे से पूछने आते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बहुत सारी चीजें पूछते आते हैं, तभी मैं उनको बताता हूँ, और वही चीज बताता हूँ जो मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तो उससे क्या होगा कि उसका असर पड़ता है, वो समझते हैं, आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को पहचानते लगे हैं, तो करते हैं, मानेंगे, बात भी मानते हैं, मानते भी हैं, ऐसे नहीं। जो पूछता है उसको बताता हूँ, तो वो इम्प्लीमेंट कर किया भी है उन्होंने, उसके रिजल्ट भी बताए आगे। तो ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम, बहुत परामर्श मिलते हैं। आप देखिए, सारा व्हाट्सएप पर कहीं भी ग्रुप में बैठ जाएगी, मेरी आदत नहीं ग्रुप में बैठने की। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि उतने टाइम में तो मैं अपनी गार्डनिंग कर लूंगा या कुछ और काम कर लूंगा, बहुत काम है करने के लिए। तो हमारे पास कामों की भरमार है, लेकिन हम अधिक टाइम क्या करते हैं, बातों में ही व्यस्त करते हैं, अपने उपदेश देते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, ये करो वो करो, खुद कुछ नहीं करते, बात खत्म। तो जब तक वो सोच नहीं आएगी, वो चीजें नहीं आएंगी, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि होंगे। तो उसके लिए यही है कि आप ठीक है अपना काम कर रहे हैं, मेरे को 10 आदमी रोज देखते हैं, मैं करता हूँ, बाहर भी करता हूँ, अंदर बाहर भी, मेरे अंदर चुपचाप करता रहता हूँ, किसी से बोलता नहीं हूँ। एक ने देखा तो उनको कुछ हुआ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अशोक के पेड़ लगा देता हूँ। मैंने लगाई, बहुत अच्छी बात है। अब वो उनको थोड़ा सा जागरूकता आई, तो वो लगाए उन्होंने भी। तो अब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे तो ऐसे ही हमारा एकदम कॉर्नर मकान है, और घुसते ही जो है पहला हमारा पड़ता है। तो देख के लोगों को लगता है कि हाँ ये साफ सुथरा है और इसमें सब कुछ है, तो उसका असर थोड़ा दूसरों वालों भी पड़ा। हमने सफाई की तो उन्होंने भी अपने घर के बाहर सफाई। तो बस पर्पस ये है कि हर एक कोई भी काम छोटा नहीं होता। That's great, तो हर that's एक great. को ये थोड़ा थोड़ा काम करता रहेगा, तो ऐसे ही सुधरेगा। खाली हम ये कहें कि वो सरकार कर रही है, ये कर रही है, तो मैं कभी नहीं रोकता इस बात पे। वो अपना काम कर रही है, ठीक है, हमसे क्या हो रहा है, हम कितना कर पा रहे हैं, मेन चीज वो है। नहीं, सब अगर ऐसे सोचें तो देखिए भारत की दिशा क्या हो जाए। बहुत ही इंस्पायरिंग बातें हैं आपकी, वाकई में मज़ा आ गया, और बहुत कुछ सीखने को मुझे तो मिला ही, और साथ में हमारे श्रोता को भी। अजय जी भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछें। हाँ बिल्कुल, श्योर, मोस्ट वेलकम। नमस्ते अंकल। जी। अंकल मैं स्पेशली बच्चों के लिए पूछना चाहता हूँ, कुछ आप स्पेशली उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे कि हम बच्चों को कैसे इंस्पायर करें कि वो जैसे आपने क्लीनलीनेस बोला या नेचर की तरफ, प्यार की तरफ बढ़े। देखिए, बच्चे तो एकदम, मैं उनको भगवान का स्वरूप समझता हूँ। उनके मानस पटल एकदम क्लियर होता है, साफ, आप उसमें जैसा कहोगे वो करेंगे। मैं अभी रहा था, मेरे वहाँ पे बेटी के बच्चे हैं, 4 साल का, 8 साल का, तो सारा दिन मेरा काम यही होता था उनके साथ।
तो जैसा उनका मानस रहता है कि जैसा आप समझाते हो वैसा ही करेंगे, और फिर आप गलती करोगे आपको टोकेंगे। तो बच्चों को तो ये कि मैं उनको बहुत सारी कहानियां सुनाता था, कहानियों के द्वारा ही मैं उनको सारी चीजें समझाया करता था, और वो समझते थे। अभी भी अब मैं यहाँ हूँ तो अभी भी ऑनलाइन कई बार पीछे पड़े थे कि सुनाइए। तो बच्चों को तो सिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके साथ आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन आपने वो गलती की तो फट से आपको ठोक देंगे, फिर आप बहुत शर्मिंदा होंगे। ये होता है, आपने ये प्रैक्टिकली करके देखा है मैंने। एक बार क्या हुआ कि वाटर टैप था, वो समझाया था खुला खोलना, खोल के नहीं छोड़ना है, बहुत सिंपल बात है, पानी वेस्ट होता है। उनके मन में बात बैठ गई। एक दिन किसी दूसरे मेंबर ने खुला छोड़ दिया, मेरे पास दौड़ा आया, नानू नानू वो पानी बह रहा है। तो देखी, उसने बताया कि फिर मैंने कहा किसने किया, पता पड़ा उसको डांटा, उसने सॉरी। तो बच्चे जो है, बच्चों से भी हमें शिक्षा मिलती है। छोटा बच्चा है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। ये नहीं कि हम बड़ों को छोटों को सिखाते हैं, छोटे भी हमें सिखाते हैं। अगर आपने कभी ध्यान से ये गौर किया हो, कभी इतनी डेप्थ में गए हो, तो पता पड़ेगा। नहीं, ये राइट आपने कहा, और बहुत आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत प्रश्नों के जवाब आपने दिए। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो और भी पूछे जाएंगे, तो हम आप तक वो प्रश्न पहुंचाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे कॉलेज से पास आउट है जो जब मैं पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग की, तो मेरे साथ मेरा एक रूम पार्टनर हुआ करता था। वो इलाहाबाद MNIT, मतलब उसी का एडमिशन MNIT इलाहाबाद में हुआ था। अच्छा। लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा, वो एक साल हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, तो उस कॉलेज में जाने के लिए उसकी बहुत इच्छा थी। तो आप आज जब मैंने आपको देखा कि आप MNIT इलाहाबाद से हैं, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो। हाँ, बहुत अच्छा कॉलेज है। और हालांकि थोड़ा सा अब जो है चेंजेस हो गए, लेकिन फिर से उसमें हो रहा है, क्योंकि जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे उस समय कोई भी इंडिया में कॉलेज ऐसा नहीं था जहाँ हर एक को सिंगल सीटेड रूम मिला हो। बहुत अच्छा कैंपस भी अच्छा है, मैंने उसका देखा था। कैंपस भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हम उस कॉलेज से पढ़े हैं, और अच्छा लगता है। नहीं, आप तो ये बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सर, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग ए नेचर लवर, और उससे भी ज्यादा समाज के लिए इतना कुछ करना, और वॉक द टॉक, जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, जो कहते हैं वो करना सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है यही होता है। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम, एंड और हम अपने प्रश्न आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आपके कुछ और सेशंस इस फोरम पे लाते रहेंगे, जिससे लोगों को आपको सुनने का मौका मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके साथ साथ मैं सभी श्रोताओं को ये कहूंगा कि अस्मिता एकेडमी बहुत सारी एक्टिविटीज करवा रही है, और अब तो अस्मिता एकेडमी जहाँ से अपना सफर स्टार्ट किया था, आज एक बहुत अच्छी जर्नी पे निकल चुकी है, और इतने सारे एक्टिविटीज जो करवा रही है उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये सारी एक्टिविटीज इज नॉट फॉर सम पर्सनल बेनिफिट, ये सोशल वेलफेयर के लिए है। तो एक KTK करके एक प्रोग्राम है, उसमें बच्चे ही वो प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। आप देखिए वो प्रोग्राम, कभी आप पार्टिसिपेट होइएगा, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, काफी वीडियोस हैं अस्मिता एकेडमी के KTK प्रोग्राम के। और आप उस प्रोग्राम के बारे में इसलिए इतना स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे खुद ही सीख कर रहे हैं प्रोग्राम, खुद ही एंकर कर रहे हैं, खुद ही कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पेरेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं। बड़ा इंगेजिंग प्रोग्राम है, और वो थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड है, तो आप यूट्यूब पे जाके जरूर KTK जरूर देखिएगा। उसके अलावा योगा, जो कि हमारे इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है, अस्मिता एकेडमी हैज अ ग्रेट फोकस ऑन योगा। सो मंडे टू फ्राइडे 2 टाइम योगा कराया जाता है, एंड विद द एस्टीम योगा टीचर्स, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से योगा कराते हैं, एंड और वो भी सोसाइटी वेलफेयर के लिए ही हो रहा है, तो वो जरूर आप कर सकते हैं। मेडिटेशन भी साथ में करवाया जा रहा है। सो इंडिया की जो USP है उस पर अस्मिता एकेडमी उन सारे प्रोग्राम्स पे फोकस कर रही है, अलॉन्ग विथ दिस स्वयं मंथन सीरीज। और बाल समारोह एक प्रोग्राम अभी चल रहा है, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स और हमारी जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स थी, जिसपे मतलब इंडिया ने जो वर्ल्ड को दिया, वो मैथमेटिक्स का जो पूरा फाउंडेशन है, उस पर बच्चों का एक प्रोग्राम है। और ये सारे प्रोग्राम की जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल है सब कुछ अभी बताना, क्योंकि बहुत कुछ करा रहा है अस्मिता एकेडमी। सो आप यूट्यूब पे जाइए एंड प्लीज वॉच अस्मिता एकेडमी वीडियोस। एंड अलॉन्ग विद दैट, वन थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जब वीडियो देखें तो आपको सिंपल सा काम करना है, बेल बटन दबाना है, लाइक करना है और फॉरवर्ड करना है। 3 चीजें करेंगे तो आपका भी फायदा है,
और जिनको आप पहुंचाएंगे उनका भी फायदा है और स्मृति एकेडमी को भी फायदा है, क्योंकि स्मृति एकेडमी का एक ही उद्देश्य है कि भारत और सोसाइटी आगे बढ़े। थैंक यू रोहित गया यार। अगले आई थिंक संडे फिर मुलाकात होगी स्वयंमंथन सेशन 20 में, और फिर हम किसी एस्टीम पर्सनालिटी को बुलाएंगे विथ गुड नॉलेज, जिससे आप लोगों का फायदा हो। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम वंस अगेन। थैंक यू। नमस्कार। Thank you, Motwani uncle. Thank you, Rohit, for wonderful hosting. Thank you.